अब हम कार्यक्रम की उस कड़ी में बढ़ते हैं जिसका हम सबको तहे दिल से इंतजार है, जिन्हें सुनने के हम सब आकुल हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक श्रीवास्तव जी को कि वे आए एवं आज इस पुस्तक का, उसकी प्रासंगिकता का एवं उसके महत्व के ऊपर अपने विशेषज्ञ से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार। मंच पर आसीन आदरणीय प्रिंसिपल सर, रचना मैम, स्वदेश जी मेरे पुराने मित्र भी हैं और आज वीर सावरकर जी पर बात करने के साथ साथ एक बोनस मिला, उनसे मुलाकात हो गई। मुझे मालूम नहीं था जब मुझे दिग्विजय जी ने बताया कि आज मुझसे भी यहाँ मुलाकात होगी। और आज के इस कार्यक्रम के जिन्होंने आयोजित किया, जिनकी वजह से हम यहाँ पर एकत्र हुए, रचना मैम कीजिएगा, और आज के इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ शामिल हुए सावरकर जी पर पुस्तक लिखने वाले दिग्विजय भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये पुस्तक लिखा, राष्ट्र निर्माण में आपकी एक अहम भूमिका जो है ये हमेशा याद रखी जानी चाहिए। मुझे यहाँ पर आकर ये जो जानकारी स्वदेश जी ने दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो है पाठ्यक्रम में अंडरस्टैंडिंग सावरकर जो है एक चैप्टर शामिल किया गया, एक जो है एक एग्जामिनेशन शामिल किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा ये कि कम से कम हम सावरकर जी को अब समझ पाएंगे, हमारी युवा पीढ़ी समझ पाएगी। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं। मंच पर जो बैठे हैं वो सब गुरुजन है। अच्छा, मंच के सामने भी कुछ गुरुजन है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा आप लोग शिक्षित हैं, आप मेरे से ज्यादा आप लोगों की समझ होगी, मेरे से ज्यादा शायद आपने जो है चीजों को समझा होगा। मैं तो बस एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते पिछले कुछ समय में धीरे धीरे एक रिसर्चर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार का काम भी जो है वो सच को सामने लाना होता है। तो मुझे भी लगा कि आज जिस तरह से हिंदुस्तान में एक नैरेटिव वॉर, स्वदेश जी ने नैरेटिव का जिक्र किया, तो मुझे लगा हिंदुस्तान में एक नैरेटिव वॉर चल रही है, उस नैरेटिव वॉर में आप एक पत्रकार के नाते हमारी कोई भूमिका होनी चाहिए। उसके संदर्भ में मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, तब बहुत सारी चीजें धीरे 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 मेरे सामने आने लगी। और जब सामने आने लगी तो ये खुशकिस्मत हूं मैं कि मेरे पास एक बड़ा मीडियम है, दूरदर्शन जैसा प्लेटफॉर्म है। तो उस माध्यम से मैं अपने डिबेट शोज में वो छोटी छोटी चीजें जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि उसमें कुछ हद तक जो है मैं कामयाब हुआ। अभी स्वदेश जी ने बताया कि गांव देहात में भी लोग कार्यक्रम की अगर चर्चा करते हैं, और अगर लोग कार्यक्रम की चर्चा टेलीविजन से ज्यादा जो छोटे छोटे आजकल क्लिप्स वायरल होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अभी मैं जब ये मुझे पुस्तक का मिला तो मैं याद कर रहा था पुस्तक के बारे में। सावरकर जी को लेकर कई बार डिबेट करने का अवसर मिला, क्योंकि आजकल एक फैशन है सावरकर जी को गाली देने का। कोई भी नेता होता है सावरकर जी को गाली दे देता है। जो राजमहलों में पैदा हुआ, जिस आदमी ने सोने की चम्मच से खाना खाया, सोने की चम्मच से खाना खाया, और जो आज भी जो है राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं और वीर सावरकर को गाली दे देते हैं। कितना आसान है किसी को गाली देना, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा तो देखी नहीं, वो पीड़ा तो झेली नहीं जो सावरकर ने झेली हो। तो अब जब इस तरह से लोग जो है आज एसी कमरों में बैठने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, देश विदेश में घूमने वाले, जिनके बैंक बैलेंस में करोड़ों अरबों रुपए भरे पड़ रहे हैं, वो उठकर जो वीर सावरकर को गाली दे देते हैं, तो फिर हमारे जैसे पत्रकारों को लगता है कि अब इसको चैलेंज करना चाहिए, सच सामने लाना चाहिए, तो हम ये काम करते हैं। तो आज मैं जब सोच रहा था इस पुस्तक को लेकर सावरकर जी पर, तो मेरा एक क्लिप वायरल हुआ था। मैं उसी संदर्भ में आपको एक बात रख रहा हूं, उसके बाद मैं और विषय पर भी आऊंगा। मैं जब सोच रहा था और देख रहा था कि 1911 में जो अंग्रेजी हुकूमत जो हम पर राज करते थे, 1911 में वो महारानी और महाराज जो है वो हिंदुस्तान आए थे। 1911 का साल, जब महारानी और उनके राजा साहब जो है वो जब हिंदुस्तान आते हैं, तो दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ। उस दिल्ली दरबार में
नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनकी एक तस्वीर मुझे मिली रिसर्च करते हुए। तस्वीर मैंने निकाली और मैंने ट्वीट भी करा था। उस तस्वीर में मोतीलाल नेहरू उस दिल्ली दरबार में अंग्रेजी जो राजा थे उनका हुक्म बजाने गए थे, उनको सलाम करने गए थे। साहब आप लोग आगे, हमारे मालिक लोग सलाम आपको दिल्ली में। उस दिल्ली दरबार में जो है हुक्म बजाने गए थे और अंग्रेजी हैट लगाकर, और उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो लेदर के शूज, उसके ऊपर बड़ा सा कोट, ऊपर से हैट, तो बिल्कुल अंग्रेजी साहब बन करके दिल्ली दरबार में हुक्म बजाने गए थे। उस समय वीर सावरकर एक कपड़े के, छोटे से कपड़े को अपने शरीर पर बांध करके अंडमान की जेल में कोल्हू में चक्कर लगा रहे थे, तेल पिरो रहे थे। लेकिन मोतीलाल नेहरू और उनका परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने देश को आजादी दिलाई। लेकिन वीर सावरकर जो है वो माफी वीर है। ये नैरेटिव कहां से आया? क्या इस नैरेटिव का सच देश को जानना नहीं चाहिए कि जो लोग अंग्रेजी हुकूमत में दिल्ली दरबार में जो है हुक्म बजा रहे थे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और वीर सावरकर माफी वीर थे? ये किसने कहा, क्यों कहा? क्या इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है? क्या इस सच को जानने का देश को अधिकार नहीं है? ये जानना हम सबके लिए जरूरी है और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग वीर सावरकर जैसी किताबें और लिखी जानी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए। दिग्विजय जी ने किताब लिखी तो उस पर रिसर्च की होगी, रिसर्च करके उन्होंने लिखा। लेकिन एक राइटर जो है ना, किताब, मैंने 2 किताबें लिखी और मुझे मालूम है किताबें लिखने में कितनी प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन वो किताबें लिखना अपने आप में आपकी जिंदगी का एक बहुत आपका सुखद अनुभव बन जाता है, क्योंकि उस किताब को लिखते हुए आप लोग बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं और वो जानकारी आपको एनरिच करती है, आपको सशक्त बनाती है, आपको और ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं, क्योंकि आपने जानकारी जुटाई होती है तो उस जानकारी पर आप बोल सकते हैं। तो किताब लिखना अपने आप में बड़ा जरूर काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन किताब लिखने के साथ साथ किताब पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी तो कम से कम आपको उस पीड़ा से ना गुजरना पड़े, आपको उतनी रिसर्च ना करनी पड़े। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग किताबें पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठे हैं, आप लोग यंग लोग हैं, मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि इस तरह की किताबें पढ़ा भी करें, क्योंकि आजकल पढ़ने लिखने की जो है क्षमता कम हो गई है। रील देखते हैं 30 सेकंड की, 50 सेकंड की, और उसके बाद निकल जाते हैं। किताब को पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा जरूर पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं, और ऐसी जानकारी आपको क्यों जुटानी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक शब्द आया नैरेटिव, स्वदेश जी ने नैरेटिव की बात करी, मैंने आपको कहा नैरेटिव बहुत चल रही। अभी रचना मैम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती। हम बहुत गुनगुनाते, बहुत सुनते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, हस्ती तो नहीं मिटी है, लेकिन क्या हस्ती हमारी नहीं मिटेगी इस बात की गारंटी है? इस बात की गारंटी है? मैं कहता हूं ये भी एक नैरेटिव है कि हमको बता दिया गया, अरे हमें तो कुछ होगा नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे। अरे हम लोग तो पता नहीं कहां से आए हैं, अमृत भी कर आए, हमारी हस्ती तो मिटेगी। ये भी एक नैरेटिव है। आपको मालूम है पिछले 250 सालों में जिस हिंदुस्तान में आप रहते हैं उस हिंदुस्तान का 13 बार बंटवारा हो चुका है, 13 बार हिंदुस्तान कट चुका है, बट चुका है। ये हस्ती मिटी नहीं क्या? क्या अफगानिस्तान से भागे नहीं? अरे अभी तो सिख जो है, हमारे सिख भाई वहां से गुरु ग्रंथ साहब अपने सर पर रख करके जो है वो भागे थे वहां से। उसके पहले हिंदू जो भागे थे वहां से अफगानिस्तान से, वो हस्ती मिटना नहीं था। अफगानिस्तान में हस्ती मिट गई ना। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ 10% से ज्यादा हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, आज 2% रह गए, हस्ती मिटी नहीं हमारी। आज बांग्लादेश में हमारी हस्ती मिट रही है, तो हम कब तक अपनी हस्ती मिटाते रहेंगे? और ये हस्ती जो मिट रही है
उसमें रचना जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा क्योंकि हमारा विचार था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा विचार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उसके कारण हमारी अस्थि नहीं मिटी, हमारा सनातन धर्म, उसके कारण हमारी अस्थि नहीं मिटी। लेकिन जो लोग वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, उनका पूरा का पूरा लक्ष्य यही है कि हमारे जिस विचार के कारण हम जिंदा रहे उसको भी मार दिया जाए, ताकि हमारी बची कुची हस्ती भी खत्म हो जाए। यही तो बड़ी साजिश है। इसी साजिश को समझने की तो जरूरत है कि क्यों सावरकर पर वार होता है, क्यों सावरकर को लेकर फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं, ताकि हमारी जो हस्ती, बची कुची हस्ती है, वो भी खत्म हो जाए। और इसी के लिए फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं। और फेक नैरेटिव है कि सावरकर माफी वीर थे, ये एक फेक नैरेटिव है। लेकिन ये अकेला फेक नैरेटिव नहीं है, 50 फेक नैरेटिव हमारे सामने रोज खड़े किए जाते हैं। अब आपको मैं आजादी के बाद का एक फेक नैरेटिव आपको बताता हूं, जो आप जानते होंगे, आपने अच्छी तरह से सुना होगा। आज भी जो है 15 अगस्त में 26 जनवरी पर वो गीत हमारे सामने बज जाता है। वो गीत क्या है? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत पॉपुलर गीत है। ये गीत एक फेक नैरेटिव का हिस्सा है। वो फेक नैरेटिव जो हमारे जहन में भरा गया जहर की तरह धीरे धीरे। ये फेक नैरेटिव क्यों है? ये फेक नैरेटिव इसलिए है क्योंकि हमको आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। नहीं मिली है भाई साहब। हमने, हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जिंदगी खपा दी है। और आप कहते हो कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, हमको चरखा चला के आजादी मिल गई। ये फेक नैरेटिव है। मैं जब ये कहता हूं तो मैं फिर से एक बार बता दूं स्पष्टता के लिए, गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और गांधी जी अपने आप में जो उनका कम्युनिकेशन स्किल था गांधी जी का, वो बहुत, उस समय सोचिए जब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, उस वक्त गांधी जी ने नमक उठाया और नमक उठाकर कह दिया कि, नमक उठाकर देश को एक संदेश दे दिया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि जो नमक आप रोज खाते हो उस नमक पर भी हमें अंग्रेजों पर टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने नमक उठाकर पूरे देश को ये कम्युनिकेट कर दिया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो गांधी जी ने देश को एकजुट करने में, ये एहसास कराने में कि हम गुलाम हैं, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, उनको नमन करते हुए ये कहता हूं कि हमको आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। ऐसे लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने में, लेकिन हमको उनके बलिदान के बारे में कितना बताया गया, कितना पढ़ाया गया? और अगर नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, तो क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये सवाल आज सोचने का है। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, अकेले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 40,000 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके लिए लड़ते हुए, हमारे लिए लड़ते हुए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। 40,000 को अकेले आजाद हिंद फौज के लोग थे। वो सिर्फ एक 40,000 है, और उसके अलावा आप गिनना शुरू करेंगे तो लाखों लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि हम आजादी की सांस ले सके। और हमको उनके बारे में बताया तक नहीं गया, हमको उनके बारे में पढ़ाया तक नहीं गया। ये सवाल आज पूछना ही चाहिए। आज 2024 में आजादी के 75 साल बाद हम सावरकर जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के 50 साल बाद, 60 साल बाद हम अम्बेडकर जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो खुद एक पत्रकार हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था जब तक अम्बेडकर जी की, जब मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए, इस देश में महिलाओं को जो अधिकार मिले, उन अधिकारों को दिलाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम सिर्फ दलित सुनते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे भाई। उन्होंने महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है, सबसे पहले परिकल्पना उन्होंने करी थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ये हमको क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया? उनकी जो भूमिका थी क्यों नहीं बताई गई?
वो एक अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमको उनका एक ही पक्ष पढ़ा के छोड़ दिया गया। जो जिसको पता चला कि हमको आज इनका ये पक्ष पढ़ाना, वो पक्ष पढ़ाया, नैरेटिव बनाया, निकल गए। उसी तरह से वीर सावरकर के बारे में एक पक्ष पढ़ाया, नैरेटिव बनाया, निकल गए। मैं फिर सवाल उठा रहा हूं, सवाल पर सोचने की जरूरत है कि हमको हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? सन्यासियों का संग्राम हमें क्यों नहीं बताया गया? 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा, हम सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का सबसे पहला नारा जो है वो संथालों ने लगाया था। इस देश के आदिवासियों ने, शब्द दूसरे थे उनके। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले संथालों ने दिया था। सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, बिरसा मुंडा, ये सब क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? हमको नहीं बताया गया। ये सवाल आज पूछना चाहिए, नई पीढ़ी को पूछना चाहिए, और नई पीढ़ी को जानना भी चाहिए इसके पीछे क्या साजिश थी। हम में से भगत सिंह का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं, सबने पढ़ा। आप में से कितने लोग जानते हैं भगत सिंह को जब फांसी दे दी गई तो उनके शव के साथ क्या हुआ? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा। इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से 1% लोगों को नहीं पता कि भगत सिंह के साथ जब उनको फांसी दे दी गई, उनके शव के साथ क्या किया गया। क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? 19, 20, 21 साल के वो लड़के जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया, हमको उनके बारे में इतना तक नहीं पता कि उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था। अरे भाई, उनके शव को रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ करके ट्रक में डालकर उनके शव को निकाला गया और उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसको जला दिया गया। बाद में उनके परिवार ने उनके हिस्सों को किसी तरह से इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। तो अंग्रेजों ने भगत सिंह को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया था, उनके शव का यह हाल कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था ये भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई, पूरा भारत उत्प्रेरित था। अंग्रेजों को लगता था इनका शव अगर आ गया सामने तो हमारी जड़ें और लोग उखाड़ देंगे। हिंदुस्तानी इतने उत्प्रेरित थे तो उनका भगत सिंह का शव तक हमको नहीं देखने। अब ये हमको नहीं बताया गया कि भगत सिंह के साथ क्या हुआ। मेरी एक और क्लिप वायरल हुई थी, मैं उसको लेकर कई बार लोगों से सवाल करता हूं और मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मुझे पता चला तो वो मैं देश के युवाओं को बताऊं। आप में से कितने लोगों ने बावनी इमली का नाम सुना है? बावनी इमली। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाथ खड़ा करें। उत्तर प्रदेश के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग उत्तर प्रदेश के हैं। फतेहपुर का नाम कितने लोगों ने सुना उत्तर प्रदेश में? कोई फतेहपुर का है तो नहीं? कोई फतेहपुर का है? नहीं। मैं जाता हूं युवाओं के बीच, पूछता हूं कि भाई साहब उसमें कई लोग ऐसे तो फतेहपुर के निकल आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बावनी इमली के बारे में जानते हो? उनको जानकारी नहीं होती। जानते हो बावनी इमली क्या है? 1800, मैं साल बोलो 1850-55 के आसपास की बात। अगेन उस वक्त कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। बावनी इमली फतेहपुर में एक इमली का पेड़ है। आज भी वो इमली का पेड़ जो है उसकी, हो सकता है नया पेड़ लग गया, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज भी वो एक इमली का पेड़ लगा हुआ है। उस इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने एक दिन में 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया था। 52 स्वतंत्रता सेनानी को एक दिन में फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वो नारा लगा रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उनके शव कई दिन तक पेड़ पर लटके रहे थे। परिवार को उनके शव को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हमने इतिहास की किताबों में बावनी इमली क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये सवाल क्या आज देश को पूछना नहीं चाहिए?
एक दिन में 52 स्वतंत्रता सेनानी शहीद कर देता अंग्रेज, और हमको उसके बारे में बताया भी नहीं जाता। बिना खड़क बिना ढाल को आजादी मिल गई, ये बता दिया जाता है। बावली उली का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तारापुर संग्राम कितने लोग बिहार के आप में से? 1 2 3 4 लोग बिहार के। आप में से कितने लोग तारापुर संग्राम के बारे में जानते हैं? देखिए, एक व्यक्ति है जो तारापुर संग्राम, 13 दिन तक अंग्रेजी हुकूमत को बिहार में तारापुर से स्वतंत्रता सेनानियों ने खदेड़ दिया था। 13 दिन तक। भारत को 1947 में आजादी मिली, लेकिन 1940 के आसपास अंग्रेजों की हुकूमत सत्ता को तारापुर से हटा दिया था स्वतंत्रता सेनानियों ने। ऐसा संघर्ष था। 13 दिन तक तारापुर आजाद था, वहां अंग्रेजी हुकूमत नहीं चल रही थी, वहां पे तिरंगा लहरा रहा था, यूनियन जैक नहीं लहरा रहा था। 13 दिन बाद अंग्रेजों ने फौज भेजी अपनी, और 32 स्वतंत्रता सेनानियों को एक दिन में गोलियां मारकर ढेर कर दिया, और उसके बाद वहां पर तिरंगे को हटाकर यूनियन जैक फिर से लहरा दिया। क्या 32 स्वतंत्रता सेनानियों की जान की कीमत है कि नहीं है? 32 स्वतंत्रता सेनानी एक दिन गोली से मर जाते हैं, और उनके बारे में हमको भारत की आजादी के इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, हमारी किताबों में पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसलिए नहीं पढ़ाया गया, यह भी समझने की बात है। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2016 तक भगत सिंह को टेररिस्ट लिखा जाता था यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक्स में। भगत सिंह वॉज अ टेररिस्ट। मैं आज पूछता हूं, आज के बच्चों के लिए टेररिस्ट के मायने क्या है? अंग्रेजों के लिए भगत सिंह टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आजादी के बाद हम अपनी किताबों में, यूनिवर्सिटी की किताबों में यह पढ़ाएंगे भगत सिंह वॉज अ टेररिस्ट? आज टेररिस्ट का मायने क्या है? टेररिस्ट तहव्वुर हुसैन राणा है। तहव्वुर जो है वो हाफिज सईद है, टेररिस्ट हाफिज सईद है। टेररिस्ट बुरहान वानी था, और हम भगत सिंह को टेररिस्ट पढ़ाएंगे? किसी बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब उनको भगत सिंह टेररिस्ट वॉज अ टेररिस्ट लिखा उसके सामने आएगा? ये देखिए, शब्दों की बड़ी महिमा होती है। शब्दों से नैरेटिव गढ़े जाते हैं। काकोरी कांड, काकोरी कांड आपने सुना होगा। काकोरी कांड नहीं था भाई साहब। जब आप कांड लगाते हैं हिंदी के कुछ छात्रों में, तो जरा कांड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। किसी बुरी चीज को, किसी गलत चीज को कांड कहा जाता है। काकोरी अंग्रेजों के लिए कांड था। काकोरी ट्रेन को जो हमला किया वो स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए किया ताकि वो अंग्रेजों का पैसा, जो भारत का ही पैसा था, वो उसको जो है वहां से लूट करके स्वतंत्रता संग्राम की भट्टी में उस पैसे को झोंक सके ताकि भारत आजाद हो। लेकिन काकोरी कांड हमें पढ़ाया जाता है। काकोरी कांड, ये शब्दों की महिमा होती है। कैसे हमारे जहन में उसी तरह से वीर सावरकर का योगदान क्या था? उन्होंने 1857, जिसको सैनिक विद्रोह कहा गया था, उन्होंने बताया, वीर सावरकर ने रिसर्च करके उसके ऊपर एक एक तथ्य जमा करके उन्होंने 1857 बताया कि ये 1857 सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। ये वीर सावरकर का इस भारत की आजादी के लिए योगदान है। हमको नहीं बताएगा, शब्द गढ़ दिए जाते हैं। आज वीर सावरकर के लिए राफी शब्द गढ़ दिया गया, और उस पर जो उंगली उठाते हैं उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। अभी स्वदेश जी ने बिल्कुल सही कहा, एक व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, और वो अलग अलग हिस्से देश काल परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आप जाएंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आज यहां पर बदमाशी करते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन पता नहीं आप में से कौन निकल के समाज के लिए क्या करेगा। मैं जब छोटा था, मेरी मां कहती थी कि मेरा बेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम अच्छा करता है, जूते अच्छे पॉलिश करता है। उनको लगता था कि मेरा बेटा जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी मां को लगता था कि जूते पॉलिश कर सकता है और उसको कुछ आता नहीं है। आज मेरी मां मुझ पर गर्व करती है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूं देश के लिए। तो मेरा मेरा जिंदगी का वो भी फेज था जब मैं बहुत शरारती था। मैं अभी अपने कॉलेज गया था TNC, जब वहां पे सूचना पट था, मैंने उसके सामने खड़े पर एक फोटो खिंचवाई। मालूम है क्यों? मैंने बोला वहां पे जो प्रिंसिपल सर, मैंने कहा सर ये बड़ा ऐतिहासिक है सूचना पट,
बोले क्यों? मैंने कहा सूचना पट के ऊपर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक खबर लगी थी नवभारत टाइम्स की, और वो खबर क्या थी? वो खबर लगी थी कि हिंदी डिपार्टमेंट का 3rd ईयर पूरा का पूरा सस्पेंड किया जाता है। हम लोग ऐसे बदमाश थे, उसमें मेरा हाथ था, पूरा हिंदी डिपार्टमेंट को सस्पेंड करवा दिया था, वो खबर छपी थी। लेकिन आज उसी कॉलेज में मुझे प्यार से मोहब्बत से बुलाया जाता है। प्रिंसिपल सर ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे कॉलेज से निकले हो। तो हर एक की जिंदगी के कोई अलग अलग हिस्से होते हैं। आप किसी एक चीज को अपने सहूलियत से निकालकर उस पर चस्पा करेंगे तो आप ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं देश के साथ, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। गांधी जी के जिंदगी के बड़े हिस्से हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अगर आज गांधी जी के जिंदगी का कोई एक हिस्सा आप निकालें तो फिर आपको महात्मा शब्द भी हटाना पड़ेगा उनके नाम के आगे से। आज बहुत सारे लोग गांधी जी को लेकर बहुत कुछ कहते सुनते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, उनकी लाइफ का एक वो भी पार्ट था। क्या ये सच नहीं कि गांधी जी ने इस बात के लिए सत्याग्रह किया कि पाकिस्तान को जो है उनका हमका हक देना चाहिए? वो पाकिस्तान जो कश्मीर पर आक्रमण कर रहा था, भारत के खिलाफ जो लगा था, तो क्या सही नहीं है? वो उनकी गांधी जी की अपनी आइडियोलॉजी थी कि भाई मैंने वचन दिया, भारत ने वचन दिया तो करना चाहिए। वो उनकी थ्योरी होगी, लेकिन उनकी हर थ्योरी से तो हम सब सहमत नहीं हो सकते ना आज। तो हर एक की जिंदगी के अलग अलग हिस्से होते हैं, उनमें से किसी एक हिस्से को निकाल करके किसी के पूरी जिंदगी की तपस्या को आप जो है दूषित करने का काम करें, कलंकित करने का काम करें, तो उसके पीछे आपकी कोई ना कोई गहरी साजिश मंशा है। वीर सावरकर, अभी हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जरा 10 मिनट के लिए पंखे बंद कर दीजिए। 10 मिनट के लिए आप में से कितने लोग यहाँ टिक पाएंगे जरा बताइए। 10 मिनट के लिए पंखे बंद कर दीजिए, सब भाग जाएंगे, किताबें उठा के ऐसे ऐसे करने लगेंगे, कहेंगे कब कार्यक्रम खत्म हो भैया, निकले यहाँ से। कहा हमको जो है काल कोठरी में ठूस दिया। इतने बड़ा कमरा, हवादार कमरा, खिड़कियां लगी हैं, बड़ी बड़ी, वहां से हवा आ रही है, पेड़ लगे हैं, छाया है, लेकिन अभी पंखा बंद हो जाए आप लोग भाग जाओगे। पर वीर सावरकर वो तपस्वी था जिसने 13 साल तक एक छोटी सी काल कोठरी में अपनी जिंदगी के 13 साल तक उन्होंने उस काल कोठरी में बिताए। 13 साल। और उस काल कोठरी में, जहां पर छोटी सी काल कोठरी जिसमें आपको कई बार मलमूत्र भी वहीं त्यागना पड़ता था। आप कल्पना कीजिए, क्योंकि अंग्रेजों ने आपको मलमूत्र भी त्यागने के लिए उसके लिए बना होता कि आप 5 मिनट के लिए जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे। अब किसी का पेट खराब हो गया तो वो अपने जिस रूम में है बंद है, वहीं पे मलमूत्र त्याग रहा है और उसी कमरे में रहने के लिए मजबूर है। आप कल्पना कीजिए किस तरह के अत्याचारों का सामना किया उस आदमी ने 13 साल तक। और अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी, माफी लिखी, माफी अकेले वीर सावरकर ने नहीं लिखी थी, इस बात को यकीन करें। और वीर सावरकर ने जो चिट्ठी लिखी माफी के लिए, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, क्योंकि उनको था कि भाई 25 साल में जेल में रहूंगा, 50 साल यहां रहूंगा, तो मैं क्या देश के लिए करूंगा और क्या समाज के लिए करूंगा। एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने चिट्ठी लिखी। और अभी एक और किताब आने वाली है वीर सावरकर पर। मैं और जिस व्यक्ति को जानता हूं, एक युवा रिपोर्टर है, वो रिसर्च कर रहा है। उसने रिसर्च करके वीर सावरकर नहीं, उसने कम से कम ऐसे 100 स्वतंत्रता सेनानियों की चिट्ठियां उसने रिसर्च करी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को माफी के लिए चिट्ठी लिखी। 100 स्वतंत्रता सेनानी। वो स्वतंत्रता सेनानी माफी नहीं मांग रहे थे, वो एक स्ट्रैटेजी थी उनकी। एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि भैया वहां पर रहकर तो खत्म हो जाओगे, आप क्या करोगे। और ये भी वीर सावरकर की, ये भी एक हमारे इतिहासकार, हमारे यहाँ जो लिखा गया वो कचरा है। लेकिन आप सोचिए कि अंग्रेजी जो है विक्रम संपत जो है, उन्होंने किताब लिखी वीर सावरकर को, उन्होंने बाकायदा इंग्लैंड में जाकर, बाकी सब जगह जाकर रिसर्च, और रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि अंग्रेजों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें यह लिखा है कि जो जेलर था, अंडमान सेलुलर जेल का जो जेलर था, जब वो कई साल तक वहां रहने के बाद, जब उसका वहां से जब वो जाने लगा, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, उसने वीर सावरकर के साथ 1-1.5 घंटा बातचीत करी। और उसके बाद उस जेलर ने अपने अनुभव में लिखा
कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है, ये आदमी चिट्ठियां कुछ लिखता है लेकिन ये आदमी आज भी बदला नहीं है, ये आज भी उसी तरह से जड़ क्रांतिकारी है। ये अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि भैया ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये जो चिट्ठी लिख रहा है दिखावे के लिए कर रहा है, तो इसके अंदर अभी भी देश को आजाद कराने की ज्वाला धड़क रही है। वो अंग्रेज लिख रहे हैं, हमारे यहाँ कैसे कह दिया गया माफी वीर से? ये झूठ हमको पढ़ाया गया, ना बावनी इमली बताया गया, ना हमको भगत सिंह का इतिहास बताया गया ठीक से, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतिहास पढ़ाया गया, ना वीर सावरकर, ना बावनी इमली, ना तारापुर संग्राम। क्यों? क्योंकि आप लोग इस मुगालते में रहो कि हमको चरखा चलाकर आजादी मिल गई, और जब आप इस मुगालते में रहोगे कि भारत को चरखा चलाकर आजादी मिली, तो इस आजादी की कीमत का आपको अनुमान नहीं होगा। इस आजादी को आप जो है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि भाई हमको तो चरखा चलाकर आजादी मिल रही थी, कल को अगर फिर अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए, तो हम 150 रुपए का चरखा खरीद के लाएंगे, आधे घंटे चरखा चलाएंगे, अंग्रेज भाग जाएंगे। तो फिर जरूरत क्या है, क्यों परेशान हो रहे? तो आजादी की इंपॉर्टेंस नहीं समझे हम, क्योंकि हमें इन फेक नैरेटिव्स में फंसा दिया गया। हमें वीर सावरकर के त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बारे में नहीं बताया गया। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हमको जो आजादी मिली बहुत संघर्षों से मिली है। आप में से ही आप अगर जाएंगे अपने परिवार का इतिहास खंगालेंगे, तो पता नहीं आपके ही किसी परिवार के सदस्य ने लाठी खाई होगी, गोली खाई होगी, आप ही के परिवार के सदस्य में से कोई व्यक्ति फांसी पे चढ़ा होगा। उनके बलिदान, हमारे पुरखों के बलिदान के कारण आज हम आजाद हुए, और हमारे ऐसे ही पुरखे वीर सावरकर भी हैं। इनको नमन करना सीखिए, इनकी त्याग तपस्या का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि इनके कारण हम आजाद हुए, इनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस आजादी की कीमत समझना आज की पीढ़ी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि वीर सावरकर को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। वीर सावरकर के बारे में जो फेक नैरेटिव्स हैं उनको समझिए, और वीर सावरकर का सच समझिए, और इस दिशा में मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग सावरकर एक और प्रयास है। अभी ऐसी और बहुत सारी किताबें लिखी जानी चाहिए। मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा, आप लोग जब थोड़े सीनियर हो जाए, रिसर्च करें, प्रोफेसर बने, कुछ बने, आप लोग रिसर्च करके लिखिए, सावरकर के बारे में लिखिए, बावली इमली के बारे में लिखिए, तारापुर संग्राम के बारे में लिखिए, ये सब लिखिए, ताकि हम लोग असली देश की आजादी का इतिहास जान सके, समझ सके। वो इतिहास जो हमसे छुपाया गया, हमको नहीं बताया गया, वो हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ वीर सावरकर के ऊपर जो किताब लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज मैं आया था। और दिग्विजय जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह से काम करते रहे, और इसी तरह से आप जो है बढ़िया बढ़िया और किताबें लिखिए। नैरेटिव को तोड़ना, फेक नैरेटिव को तोड़ना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है। उम्मीद करूंगा ये पुस्तक आप अच्छे से पढ़ेंगे और वीर सावरकर को वास्तव में समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आभारी हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक श्रीवास्तव जी, आपके बेहद ओजस्वी वक्तव्य के लिए, बेहद दिल को झकझोर देने वाले वक्तव्य के लिए। चाहे वो बावन इंगीत की बात हो, या तारापुर संग्राम की बात हो, या संथाल संग्राम या संथाल विद्रोह की बात हो, हम आशा करते हैं वो सब हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में कार्य करेगी, और इन सब पे भी हमें शीघ्र पढ़ने के लिए सामग्री देखने को मिलेगी।